अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राना शहजाद कंवर, पेशे खिदमत हूँ करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम फर्स्ट ईयर। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इन दिस स्टोरी वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्टफ टू नो अबाउट। थीम्स डिस्कस होंगी और इसकी थीम्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि this is the story of determination. This is the story of the hardships of the people of Africa, Zimbabwe. And then it's about the story of the farmers. ये कहानी है किसानों की, ऐसे लोगों की जो ज़मीन में से सब्ज़ा उगाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी जान पर खेलते हैं, और फिर अगर वो उनकी जो मेहनत जो उन्होंने अपनी पूरी जद्दोजहद के साथ की होती है, अगर वो किसी तरह से ज़ाया हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बट दे आर रेडी टू डू इट वंस अगेन। सो द स्टोरी इज़ अ माइल्ड अटैक ऑफ locusts, written by Doris Lessing. The author lived from 1919 to 2013. Doris Lessing has written this story after World War II, and we can see a number of glimpses of the war and the survival. First of all, I would like to discuss the title of the story, A Mild Attack. अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें, इसको समझें, सो माइल्ड, वर्ड माइल्ड मीन्स स्मॉल, टाइनी, नॉट वेरी बिग, मीन्स ऐसा जो कुछ छोटे लेवल पे हो। सो बट माइल्ड अटैक, अटैक मीन्स स्मॉल एंड अटैक मीन्स हमला, किसी पर हमलावर होना, इन्वेजन। एंड देन ऑफ लॉकस्ट, व्हाट इज अ लॉकस्ट? सो ये तो क्लियर है जी, माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट। सो सबसे पहले मैं लॉकस्ट के बारे में आपको बता दूं, अगर आप गूगल करें तो लॉकस्ट इज अ ग्रास हूपर। ये बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आमतौर पर ये सब्ज़े में आपको एक, जिसे हम उर्दू में कहते हैं टिड्डा, ठीक है, और इसके लिए वर्ड यूज़ होता है लॉकस्ट के लिए टिड्डी दल। यानी दल मीन्स होता है स्वॉर्म, झुंड, ज़्यादा जानदारों का, इंसेक्ट्स हों या परिंदे हों, उनका एक ग्रोह जो है दैट इज़ कॉल्ड दल। और जो टिड्डी है दैट इज़ लॉकस्ट। अब लॉकस्ट जो है, इनके लिए टिड्डी दल क्यों वर्ड यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये हमेशा बहुत बड़े बड़े स्वॉर्म्स में अटैक करते हैं। इनका जो अटैक होता है वो कोई हंड्रेड्स, थाउजेंड्स या लैक्स में नहीं होता, बल्कि मिलियंस में होता है, ठीक है। सो दिस स्टोरी हैज़ अ स्टोरी ऑफ लॉकस्ट अटैकिंग ऑन द पीपल ऑफ जिम्बाब्वे, और उनकी क्रॉप्स को ये फिनिश कर जाते हैं, ख़त्म कर जाते हैं। ये सारी कहानी हम इसमें देखने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस द स्टोरी लाइन। मार्गरेट इज द फर्स्ट कैरेक्टर हु इज द स्पीकर ऑफ द स्टोरी। शी इज Margaret. Margaret is a girl. She is the wife of Richard, and Stephen is the father-in-law of Margaret and the father of Richard. Richard is a landlord. He is a farmer. वो एक farmer है, एक landlord है, and Stephen is also, if he is the father of Richard, so he is also a farmer. अब Zimbabwe, it's a black people country. ये अफ्रीका में ब्लैक लोगों का एक एरिया है, एक कंट्री है, और
यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का जो इन्हसार है वो ज़राअत पर है। और ये जो कहानी है, ये कहानी पहाड़ों में रहते हुए किसानों से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक और इसमें अगर ट्विस्ट देखा जाए तो आप जानते हैं माउंटेन्स पर क्रॉप्स उगाना और खेती बाड़ी करना इट्स मच डिफ़िकल्ट। वैसे भी जो ज़राअत होती है, एग्रीकल्चर है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट, बट इन माउंटेन्स इट्स मच डिफ़िकल्ट। तो अगर माउंटेन्स पर कोई ज़राअत करते हुए, मेहनत करते हुए अपनी मेहनत का सारा फल गंवा देता है तो क्या होता है और उसका मोटिवेशन लेवल कैसा होना चाहिए। अच्छा जी, कहानी जब शुरू होती है, स्टोरी में हम देखते हैं जी कि उन्हें एक स्ट्रीक, रस्ट कलर स्ट्रीक नज़र आती है, यानी एक लाइन नज़र आती है और वहाँ पे शोर मच जाता है, द लॉकस्ट्स आर कमिंग, locusts are coming, so people are ready to defend their crops. लोग तैयार हो जाते हैं अपनी क्रॉप्स को डिफेंड करने के लिए। और हमें फर्स्ट पैराग्राफ में पता चलता है रिचर्ड एंड स्टीफन दे आर कॉलिंग द पीपल लाइक देयर सर्वेंट्स। ठीक है, वो अपने बावर्ची को, सर्वेंट को, सबको दे आर येलिंग अपॉन देम। एक खलबली मच जाती है, उर्दू में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, यानी सब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ जाना, कुछ टेंशन क्रिएट हो जाना। तो एक जो है इनका बावर्ची वो भागता है ताकि वो जाकर नीचे स्टोर हाउस में से कुछ टिन केन्स या उसके बाद कोई बिट ऑफ मेटल, कुछ भी ऐसा जमा करे जिससे वो जाके तो शोर कर सकें। अच्छा, लॉकस्ट के हवाले से मैं एक चीज़ बताता जाऊं, दो चीज़ों से डरते हैं ये, एक शोर से, इसीलिए ये शहरों का रुख नहीं करते आम तौर पर, और दूसरा धुएं से, यानी जितना एक्रेड और ब्लैक स्मोक होगा उतना ज़्यादा ये उससे दूर भागेंगे। अच्छा, अब एक शख्स वहाँ जाता है और एक सर्वेंट जो है वो भागकर एक गांव के दरमियान में एक हल्का फाला मीन्स प्लोशेयर वहाँ पे हैंग किया हुआ है एक ट्री की ब्रांच से, और वो जाके उसको अब बजाएगा, जस्ट लाइक जैसे घंटी होती है, ठीक है, अलार्म उसका। यानी पुराने दौर में गांव में एक इस तरह से वो घंटी या कोई ऐसी चीज़ कोई हैंग की जाती थी कि अगर उसको बजाया जाए किसी मुश्किल वक्त में तो सब लोग एक जगह पर इकट्ठे होते थे, और वो ज़्यादातर वो जगह होती थी जो गांव के लैंडलॉर्ड की होती थी, वहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे, फिर लैंडलॉर्ड उनको इंस्ट्रक्शंस देते थे। ठीक है, अब वो ऐसा ही हुआ है, एक शख्स ने जाके, एक सर्वेंट ने उसको बेल कर दिया है। अब जैसे ही बेल हुई है सब लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। राइटर लिखती है कि दे आर pouring out of their compounds. So first of all I would like to tell you about compound as well. Compound क्या होता है जी? Compound is a very small house. ये अफ्रीका में ज़्यादातर इस्तेमाल, अफ्रीका में ही ये मतलब इस तरह के घर बनाए जाते हैं। जैसे झुग्गियाँ होती हैं ना हमारे यहाँ, जिसमें वो एक छोटा सा शेल्टर बनाया गया होता है जिसमें 1 2 3 4 लोग, मैक्सिमम 3 लोग जो हैं वो वहाँ पर वो फिक्स हो जाते हैं। इस तरह अफ्रीका में या जिम्बाब्वे में जो किसान हैं वो कंपाउंड्स में रहते हैं, और कंपाउंड जो होते हैं वो इस तरह से यानी ज़मीन से ऊपर इस तरह बनाए गए होते हैं। और अगर आप गूगल करेंगे, इमेजेस पे जाएंगे तो यू कैन सी अ कंपाउंड, और हम भी आपको यहाँ पे शो कर देंगे। तो कंपाउंड जो है वहाँ से लोग निकल रहे हैं और इकट्ठा हो गए हैं। अब नाउ द रिचर्ड एंड स्टीफन दे आर गिविंग देम इंस्ट्रक्शंस व्हाट टू डू। अब इंस्ट्रक्शंस में क्या है जी कि दे आर पाइलिंग अप द वुड्स एंड ग्रास। ठीक है, वो वुड एंड ग्रास इकट्ठी कर रहे हैं, वो उनके बहुत बड़े बड़े टीले बना रहे हैं। दे आर मेकिंग दैम, दे आर गैदरिंग दैम एंड मेकिंग पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास। जब वो ये कर लेते हैं, मीन्स गैदरिंग
and then piles of wood and grass. ये उन्होंने कर लिया. अब जब ये वो उन्होंने कर लिया तो उसके बाद उनका टास्क क्या है? टू मेक एनफ स्मोक और टू मेक एनफ नॉइज. दो चीजें करनी है उन्होंने. ठीक है जी. एक उन्होंने बहुत ज्यादा धुआं वहां से पैदा करना है और दूसरा कुछ लोगों ने क्या करना है, उन्होंने केन्स जो हैं वो टिन केन उन्होंने बजाने हैं जिससे बहुत ज़्यादा शोर यानी नॉइज क्रिएट हो. अच्छा जी, अब ये हो गया. अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इस सारे में अगर हम देखें वट एवर दे आर डूइंग, इट्स अ टीम वर्क. सो राइटर इज गिविंग अस अ लेसन ऑफ टीम वर्क. It's also a theme of the story. In the time of crisis, one has to be a part of team. और हर एक को एक पार्ट ऑफ टीम की तरह काम करना होता है. तो ये हमें इसमें से एक लेसन मिल रहा है, एक थीम मिल रहा है. उसके बाद टीम वर्क के बाद जी इन्होंने शुरू कर दिया. नाउ दे आर मेकिंग इट एक्रिड एंड ब्लैक. स्मोक जो है ना उसको बहुत ज़्यादा काला और कड़वा बना रहे हैं ताकि इससे वो दूर भागें और वो ना आए वहाँ पर, आए ना वहाँ जहाँ उनकी फसलें हैं. अब कहानी आगे बढ़ती है. उन्होंने फसलों के इर्द गिर्द जो उनकी 7 पैचेस हैं, देयर इज 7 पैचेस ऑफ द बेयर्ड सॉइल. बेयर्ड मीन्स क्या? साफ़शुदा कहते. उन्होंने 7 पैचेस हैं जिनको उन्होंने सेव करना है. उसके लिए सब लोग जो हैं वो अब मेहनत करना शुरू हो गए हैं. लोकस्ट आ रहे हैं. लोकस्ट पहले तो थोड़ी तादाद में है. उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया है एडवांस गार्ड. एडवांस गार्ड ऑफ द लोकस्ट. इसके लिए उर्दू में एक वर्ड है, मैं उसको आसान भी कर दूंगा लेकिन पहले आपको बता दूं, हरावल दस्ता कहा जाता है. जंग में जो सबसे पहले एक स्मॉल ट्रुप ऑफ द आर्मी आता है उसको हम क्या बोलते हैं? हरावल दस्ता. यानी जो एडवांस गार्ड होता है जो शुरू में पहले आके जंग का आगाज़ करते हैं, उसके बाद बाकी आर्मी बाद में होती है. तो जो इनका एडवांस गार्ड आया, जो लोकस्ट हैं वो इतना ज़्यादा तादाद में है कि हर एक चीज़ ब्लैकन हो गई है. सन इज़ जस्ट लाइक अ हॉट ऑरेंज. एक छोटे से ऑरेंज की तरह नज़र आ रहा है सूरज. क्यों? क्योंकि एवरीवेयर इज़ डार्कनेस. हर तरफ अंधेरा छा गया है और वहाँ पर जहाँ जहाँ नज़र जा रही है लोकस्ट नज़र आ रहे हैं. एंड देन there is the second wave of locusts. Then plus second wave of the locusts. So this second wave is a complete army of locusts coming everywhere. So then writer कहती है कि ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन घूम रही है, आसमान घूम रहा है और हर तरफ तारीकी है. ज़मीन से लेकर आसमान तक सिर्फ क्या नज़र आ रहा है? लोकस्ट नज़र आ रहे हैं. और ज़मीन घूम क्यों रही है? क्योंकि ज़मीन पर भी एवरीवेयर लोकस्ट ही लोकस्ट हैं और वो क्रॉलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं. यहाँ पर अगर हम गौर करते हैं तो इस थीम इसकी जो बनती है वो क्या है? मैन वर्सेस नेचर. मीन्स टू से इंसान हमेशा से अपनी पैदाइश से लेकर अभी तक कुदरत से लड़ता आ रहा है. और कुदरत से इसकी लड़ाई क्या है? कुदरत से मुराद नेचुरल फोर्सेस, कुदरती ताकतें. और कुदरत अपनी ताकत का इजहार कैसे करती है? द पावर ऑफ नेचर इज शोन इन वेरी लिटिल इंसेक्ट्स. मैं अक्सर औकात ये बात करता होता हूँ
कि खुदा ताला की ज़ात अपनी ताकत का इजहार कैसे करती है। हम एक छोटा सा वजूद रखते हैं और हम हमेशा अपने डिटर्मिनेशन के बलबूते पर अपनी ताकत का इजहार करते हैं कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ। आप गौर कीजिए, खुदा ताला की ज़ात एक ऐसी चीज़ जिसका वजूद नज़र ही नहीं आता, जिसको आप पकड़ ही नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, हवा, द एयर, ये तो लॉकस्ट हैं, ये तो नज़र आ रहे हैं, इनका तो जिस्म है, लेकिन वो ऐसी ज़ात है जो अपनी ताकत का इजहार हवा के ज़रिए कर देती है कि जब हवा चलती है और तूफ़ान आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, तो वो क्या करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतने बड़े बड़े दरख्त, पहाड़ों को उखाड़ देते हैं। जस्ट क्या है, हवा, ऐसी चीज़ जो नज़र तक नहीं आती। सो हियर वी फाइंड द मैन वर्सेस नेचर। दे वांट टू save their crops, they want to save their struggle, they want to save their struggle of life, but what happens, there is the force of nature, और वो क्या करती है, हर एक चीज़ चंद सेकंड्स में मलिया मेट हो जाती है। और जब वो स्वाम आता है ज़मीन पर, वो उनकी फसलों पर बैठते हैं, तो ख़ास तौर पर उनकी जो मेज़ की जो फसल है, क्रॉप है, वो खाई जाती है, यानी भुट्टा, और वो ख़त्म हो जाती है। वो जो अभी छोटी छोटी कॉम्पलें जो आई थी, ज़मीन से नज़र आ रही थी, राइटर लिखती है कि दे मेड आ ग्रीन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मीन्स टू से कि ज़मीन की सतह पर उन्होंने एक सब्ज़ रंग की एक सतह बना दी थी, और वो अब ख़त्म हो चुकी थी। सो इट्स अ ट्रैजिक सीन, इट्स अ ट्रैजिक सीन। द लैंड इज डिवास्टेटेड। यू नो व्हाट इज डिवास्टेटेड? डिवास्टेटेड मीन्स ruined. Everything is ruined. Okay, so this story is written in 1950s. One thing that I would like to mention here, 1950. And 1950 is the era after World War II. World War II के बाद ये लिखी गई है, और जो पोस्ट वॉर जो लिटरेचर होता है वो हमेशा जंग के नज़रियात पर लिखा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं आपको जंग नज़र आती है। सो हेयर वी कैन फाइंड नंबर ऑफ ग्लिम्स ऑफ द वॉर, यानी वो जो लॉकस्ट हैं वो इत्तेहादी फ़ौजों की तरह हैं जो गरीब ममालिक पर टूटते हैं और वहाँ से हर चीज़ को तबाह कर देते हैं, निस्तो नाबूद कर देते हैं। मीन्स टू से रुइन, मीन्स टू से डिवास्टेशन। सो उनकी जो मेहनत होती है अपने उस घर को, अपने उस जगह को तामीर करने की, वो जो उन्होंने सारी ज़िंदगी उस पर लगाई होती है, वो जस्ट चंद दिनों में वो ख़त्म हो जाती है और वो राख का ढेर बन जाता है। इसी तरह जिम्बाब्वे में ये एरिया रोडेशिया, इसको अगर आप करेंगे, गूगल करेंगे, यू विल फाइंड रोडेशिया इज़ अ प्लेस in Zimbabwe, and Zimbabwe is the part of Africa and it's a country of black people. तो आप देखें वहाँ पर आपको गुर्बत नज़र आती है, और फिर गुर्बत में क्या है, वहाँ पर डिवास्टेशन है इस तरह की कि नेचुरल फोर्सेस भी वहाँ पर अपना काम कर देती हैं। देन जी स्टोरी आगे चलती है। अब क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट है जी जो रेज हो चुका है मैन वर्सेस नेचर का, और इसमें इंसान अपनी स्ट्रगल कर रहा है और नेचर जो है उसको डिवेस्टेट कर रही है। तो इट्स डिवेस्टेशन एवरीवेयर। और फिर क्या है जी, इसके बाद नया स्वाम आ गया उनका, उन्होंने आके उनकी तमाम तर फसलें खाईं, और फसलें खाने के बाद हर एक चीज़ ख़त्म हो गई है। वहाँ पर हर तरफ जो है वो बेड सॉइल नज़र आ रही है, कहीं पे कोई सब्ज़ा बाकी नहीं बचा। रिचर्ड आके अपनी
रिचर्ड जो है वो और मिस्टर स्टीफन बोथ आर देयर। स्टीफन कहता है कि हमारा सब ख़त्म हो चुका। रिचर्ड भी ये बता रहा है कि वी आर लेफ्ट विद नथिंग, हमारे पास कुछ नहीं है और हमारा जो ये सब एरिया है ये अब डिवेस्टेटेड हो चुका है। 50 माइल्स का एरिया जिस पर लोकस्ट ने हमला किया है, अब वहाँ पर कुछ बाकी नहीं है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या होता है जी, अब वो लोग दोबारा से तैयार हैं किसके लिए? दे आर डिटरमिन्ड टू गो अगेन, वेयर? टू द फील्ड्स। वो फील्ड्स में जा रहे हैं किसके लिए? टू सो सम न्यू ग्रास फॉर द फ्यूचर। सो इंसान का जो डिटर्मिनेशन है वो दिखाया जा रहा है वर्सेस नेचुरल फोर्सेस, और वो डिटर्मिन है दोबारा से अपनी फसलों को बोने के लिए, और वो होपफुल हैं। दे आर होपफुल मीन्स दे आर होपफुल फॉर रेन। वो कहते हैं कि उम्मीद है बारिश हो जाएगी, और जब बारिश होगी तो दोबारा से फिर से सब्जा उगाएगा। अब उनके पास इतना भी कुछ नहीं बचा कि वो अपने मवेशियों को चारा डाल सकें, लेकिन वो इस बात पर पूरी उम्मीद है कि चंद दिनों में जल्द से जल्द बारिश हो जाएगी, और बारिश होने के बाद दोबारा साइकिल में आ जाएगी। सो दैट्स व्हाट अबाउट द होपफुलनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, their determination and the natural forces. What happens? Writer says that they ate good meal and they were ready to go to the work. राइटर के ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है जी इस स्टोरी का, दैट आई हैव रिटन हियर। ये एंडिंग लाइन है, वो कहती है जी कि वो लोग खाना खाकर दोबारा से अपने काम पर जाने के लिए तैयार थे। अब देखें ज़रा, राइटर मार्गरेट कहती है कि इफ दिस डिवास्टेटेड लैंड वॉज नॉट अ ruin, so what should be the ruin? अगर ये तबाहशुदा जगह एक खंडर, एक तबाही का मंजर नहीं थी तो फिर क्या तबाही हो सकती है? क्यों? क्योंकि इन लोगों ने पता क्या बोला? उन्होंने कहा कि इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था। It would have been worst. ये इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था जितना हुआ है। तो हमें एक लेसन मिला इसमें, लेसन ऑफ लाइफ है। वो क्या है? द मॉरल लेसन ऑफ द स्टोरी। हम अगर जिंदगी में अपने साथ होने वाले किसी भी वाक़े को, किसी भी ट्रेजेडी को अल्टीमेट ट्रेजेडी नहीं समझते तो हमारी होप जिंदा रहती है, हमारी होप जिंदा रहती है, हमारी उम्मीद बाकी रहती है। और अगर उम्मीद बाकी रहे तो हमारी ज़िंदगी बाकी है। और जब हम अपने साथ होने वाले किसी भी वाक़े को, किसी भी ट्रेजेडी को अल्टीमेट समझ लेते हैं कि इससे ज़्यादा बड़ा और ट्रेजिक वाक़या नहीं हो सकता, तो फिर क्या होता है? फिर वो हमारे लिए नाउमीदी का बायस बनती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। सो दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द होप एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। If we are determined for the next life, for the future, if we are hopeful for the future, so we are living a very healthy life. And we are fighting with natural forces. We are fighting with circumstances. But if we are unable to fight with them, so we are hopeless. चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। This next phase is about the question answers and synonyms. So, the first question, please note it down. मैं आपको पता है
कि 2 to 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस मैक्सिमम लेके आता हूँ आपके लिए। वो क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं और जिनके आने की बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद होती है, तो मैं वही क्वेश्चंस देता हूँ और वही सिनोनिम्स होते हैं 4-5 मैक्सिमम, जिनमें से मुझे पूरी उम्मीद होती है कि वो आएंगे ज़रूर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द डिज़ायर ऑफ एवरी फार्मर। ठीक है जी, व्हाट वाज द डिज़ायर ऑफ एवरी फार्मर, मतलब फार्मर्स जो थे वो डिज़ायर क्या थी उनकी। देखें, दो चीज़ें होती हैं जब भी इंसान लड़ता है, तो उसमें एक तो इंसान ने खुद को बचाना होता है जो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, और उसके बाद उसने अपने बाकी जो टीम वर्क होता है, टीम के लोग होते हैं, उनको भी बचाना होता है। तो पहली जो डिज़ायर थी वो सबकी ख्वाहिश यही थी कि लॉकस्ट शुड ओवरलुक हिज ओन फार्म। ठीक है, ओवरलुक मीन्स क्या, नज़रअंदाज करना। वो कहते हैं सबकी ख्वाहिश यही थी कि लॉकस्ट जो हैं वो ओवरलुक कर जाएं अपने फार्म को मेरे, और वो काश किसी और जगह पे जाके स्टे करें। तो ये सबकी ख्वाहिश थी, तो ये इसकी थीम्स में से एक थीम है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ट्रीज। अब ट्रीज की क्या कंडीशन थी, ये मैंने इसलिए बीच में से एक रख लिया था थोड़ा सा सीन बचा के कि आपको ये क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूंगा। ट्रीज की हालत ये थी कि वो इस कदर मिलियंस ऑफ लॉकस्ट थे कि वो जिस दरख्त पर बैठते थे वो दरख्त टूट जाता था। ये डिवास्टेशन में सिर्फ उन्होंने खाया नहीं था, बल्कि उन्होंने सब तोड़ भी दिया था। यानी जिस जिस झाड़ी पे, दरख्त पे, यानी सब्जे वाली जिस भी चीज़ पर वो जाते थे उसका कुछ नहीं छोड़ते थे। तो क्या हुआ जी कि वो इतनी ज़्यादा तादाद में जब आके दरख्तों पे बैठे हैं तो दरख्त टूटना शुरू हो गए, तो दरख्तों का हाल भी बुरा कर दिया। यानी द ट्रीज वर डिवास्टेटेड, दे वर ब्रोकन एंड दे वर लैंडेड। लैंडेड मीन्स ज़मीन पे आ गिरे थे। ठीक है जी, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जी कि वाई आर द लॉकस्ट कंपेयर्ड विद बैड वेदर। बैड वेदर इज द सिंबल ऑफ नेचुरल फोर्सेस। ये वो फोर्सेस होती हैं जो ट्रेजेडी को अकर करती हैं आमतौर पर। ठीक है जी, सो ये बैड वेदर के साथ इसलिए उसको कंपेयर किया गया क्योंकि वो भी ऐसे ही आए थे जैसे एक बुरा मौसम आता है और हर एक चीज़, जैसे फ्लड्स आ जाते हैं, वो आके हर एक चीज़ को ख़त्म करके, तबाह करके गुजर जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर 3 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, और उम्मीद है यही इंशाल्लाह ताला आपके पेपर में आएंगे। द लास्ट फेज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, सिनोनिम्स, द वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा, इनमें आपको पता है सिनोनिम्स में हम वही लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनका मुझे पता है कि लाजमी आ जाना है। अगर आया इस चैप्टर में से कोई तो इन्हीं में से आएगा इंशाल्लाह ताला। चलें जी, अब हम शुरू कर देते हैं। फर्स्ट है जी क्लैमर। क्लैमर मीन्स होता है शोर, नॉइज, अपरोर। ठीक है जी, समझ आ गई। क्लैमर मीन्स क्या होता है, नॉइज, अपरोर, और उर्दू में हम कह सकते हैं शोरगुल। देन येल्ड मीन्स शाउटेड। ठीक है, येल शाउटिंग और येल्ड शाउटेड मीन्स क्या होता है, चिल्लाना, किसी पर चिल्लाना, किसी को जोर से आवाज देना, तो हम उसको कहते हैं येलिंग। देन वर्ड इज क्लॉटेड मीन्स क्या होता है, इकट्ठा हो जाना, गैदर्ड, जमा हो जाना, और इसका सिनोनिम हम क्या ले सकते हैं, थिकेंड। ठीक है, थिक होता है ना किसी चीज का जमा हो जाना, कॉन्सेंट्रेट हो जाना, कॉन्सेंट्रेशन भी हम इसको कह सकते हैं, बट इट्स अ साइंटिफिक वर्ड। ठीक है, ऑलराइट। देन इज डिवास्टेटेड मीन्स क्या होता है, तबाहशुदा, खराब हो गया जो, और इसका सिनोनिम क्या लेंगे हम, ruined। ठीक है, देन लास्ट वर्ड इज स्नैप्ड ऑफ मीन्स क्या होता है, टूट जाना किसी चीज का, कट जाना, गिर जाना, एंड इट्स सिनोनिम इज ब्रोकन। ऑलराइट जी, सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है।
आई होप आप लोगों को समझ आई होगी एंड कीप वॉचिंग करियर कारवान का आप सब लोगों को सलाम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।